नीरू देवेश के छिछोरेपन के कारण उसकी पत्नी उमा परेशान हो गई थी। मोहल्ले में सबके सामने उसे जिल्लत उठानी पड़ती। उसकी उम्र और जिम्मेदारियां जानते बूझते भी मानो देवेश की अकल पर पत्थर पड़ गए थे। उमा अपने पति देवेश के छिछोरेपन से परेशान थी। छी, यह भी कोई उम्र है इनकी, सारे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं और 5-6 साल में सेवा मुक्त भी हो जाएंगे। फिर भी लड़कियों औरतों को देखकर छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। वह बड़बड़ाए जा रही थी। 2 बेटों का ब्याह कर दिया, वे अपनी अपनी नौकरी पर रहते हैं। छुट्टियों में कभी कभी आते हैं, साथ में बहुएं और बच्चे भी होते हैं। उनके सामने ऐसा वैसा कुछ भी कर जाते हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पड़ोसी रामलाल की 27-28 साल की कुंवारी बहन विमला से देवेश की आजकल खूब पट रही है। उनसे कुछ कहने पर वे कहते हैं, अपनी तो वह बहन बेटी जैसी है। विजय की जगह कहीं अपनी लड़की होती तो ठीक इसी उम्र की होती, अच्छी भली है, पर रामलाल जाने क्यों अभी तक उसकी शादी नहीं कर पाया। जब देखो तब मैनूस कहकर कोसता ही रहता है। भला उसका क्या कसूर? बेचारी बिन माँ बाप की लड़की आंसू ही बहाती रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, बेहद तरस आता है। अक्सर ऐसी ही दलीलें उनसे सुनने को मिलती। देवेश जब तब उसकी सेवा में लगे रहते। घर में खाने की कोई भी चीज़ आती, उसमें से ज़रूर कुछ दौड़कर विमला को दे आते और नहीं तो अलग से ही खरीद कर दे आते। यह देखकर उमा का दिल जल जाता। छुट्टियों में चुन्नू, मोना और बंटी के साथ देवेश का ज़्यादा समय बीत जाता तो विमला शिकायत करती, रूठ जाती, अब अंकल हमें पहले जैसा प्यार नहीं करते। उस समय देवेश हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेते, उसकी चुन्नी और बाल संवारते हुए उसे दुलारते मनाते। बच्चे के सामने भी रूठने मनाने का यह सिलसिला चलता ही रहता। यह देखकर उमा का खून खोल जाता। अजय विजय तो नौकरी के बहाने चले गए हैं। उमा का मन करता कि वह भी कहीं दूर भाग जाए या जहर खा ले। पर उसके तीसरे बेटे जय का क्या होगा, जो अभी पढ़ रहा है और उसके साथ ही रहता है। मेरे जाने से तो इन्हें और छूट मिल जाएगी। जय के पीएमटी का क्या होगा, कैसे पढ़ पाएगा? हाय, क्या करूं मैं? कुछ तो सद्बुद्धि आए इनमें। मैं तो समझा समझा कर थक गई। बड़बड़ाते हुए उमा की आंखों में आंसू छलछला आए। वह अपना माथा थामे बैठ गई। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। कौन हो सकता है? जय को कोचिंग के लिए निकले 10 मिनट हुए हैं। कहीं वह फिर किसी से झगड़ा करके तो नहीं आ गया, मुझसे भी फिर लड़ेगा, सोचकर आशंका से उसका दिल धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो जय ही था। वह बरस पड़ा। घर से निकलना दूभर हो गया है अम्मा, आप पापा को समझाती क्यों नहीं? आज उन्होंने फिर रश्मि के साथ छेड़छाड़ की। बबन ने, रश्मि का भाई, फिर पापा के लिए गंदी गंदी बातें बोली। उसने पापा को पीटने की धमकी दी है। मैंने भी कहा कि ज़रा हाथ लगा के दिखाना, तो उसने मेरे माथे पर पत्थर दे मारा। तेज सांसों से बोलते हुए जय ने अपने माथे पर दबा रखा हाथ हटा दिया तो खून रिसने लगा था। जब तेरे पापा ऐसे हैं ही तो तू क्यों लड़ता है पापा के लिए? समझाने पर भी उन पर कोई असर नहीं होता। चल वाश बेसिन पर धो ले, मैं दवा लेकर आई। अलमारी से दवा निकालते हुए वह बोले जा रही थी, आने दे, आज अच्छी तरह समझाऊंगी, तू झगड़ा मत किया कर। तुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी माँ के लिए सोचा है। तू लड़ा मत कर, बोलने दे लोगों को, चुपचाप चला जाया कर, पढ़ाई में ध्यान दे, मैं कुछ करूँगी, तू पट्टी करके जा। कहते हुए उमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसे जाऊँ अम्मा? पापा को कोई गंदा बोले तो सहन नहीं होता, मन करता है मुंह तोड़ दूँ उसका। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बबन को मैं समझा दूँगी, वह तुझे कुछ नहीं बोलेगा। अब तू जा, अभी भी समय रहते क्लास में पहुंच जाएगा। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। उमा ने जय को आश्वासन देते हुए कोचिंग भेज दिया, मगर खुद को वह आश्वस्त नहीं कर पाई। वह बबन को समझाने गई और बोली, तू मेरे बेटे जैसा ही है, जय से क्यों लड़ता है? अंकल के बारे में उससे क्यों कहता है? अंकल से ही कहा कर, मैं भी समझाऊंगी उन्हें। क्या करूं आंटी? रश्मि के बारे में कोई और लड़का बोलता तो यकीनन मैं उसकी ज़बान खींच लेता। वह फिल्मी हीरो के अंदाज में बोला, रश्मि ने कई बार मुझसे
कहा कि सामने वाले अंकल मुझे श्रीदेवी कहकर छेड़ते हैं। मैंने उसे समझाया कि तू छोटी सी है, प्यारी सी है, प्यार से कहते होंगे, मगर उसने बताया कि अंकल उसे आँख भी मारते हैं और कल तो हद ही हो गई। बबन कहने में हिचकिचा रहा था, पर उमा सुनने से पहले ही शर्मिंदा हो रही थी। वह कोशिश करके बोला, आंटी अंकल ने रश्मि का हाथ पकड़ लिया और गंदा सा गाना गाने लगे, वही माधुरी दीक्षित वाला। एक तो जुल्मी ने फंसी गोरी चने के खेत में, मैं बात करूंगी अंकल से, जाने क्या हो गया है उन्हें, सठिया गए हैं शायद, पर तू जय को कुछ मत बोला कर, वह बहुत परेशान हो जाता है। उसका पीएमटी नज़दीक आ गया है, वह कैसे पढ़ पाएगा। अंकल की हरकत के लिए मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, आप उन्हें समझा देना, वरना मेरे सामने किसी दिन ऐसी हरकत की तो मैं लिहाज नहीं कर पाऊँगा। बबन ने चेतावनी देते हुए कहा तो अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस करते हुए उमा अपने घर चली आई। रात करीब 8 बजे देवेश का स्कूटर रुकने की आवाज़ आई, साथ ही दूसरे लोगों की भी कुछ आवाज़ें। संभाल कर भाई। तभी उमा ने दरवाज़ा खोला तो भाभी जी, इस मोड़ पर घूमते ही इनका स्कूटर नीम के पेड़ से टकरा गया था। हम लोगों ने देखा तो ले आए, शुक्र है जो इन्हें चोट नहीं आई। मोहल्ले का चौकीदार बोला, आप इन्हें रोकती क्यों नहीं, इतनी शराब पीकर ऐसी हालत में कोई स्कूटर गाड़ी चलाता है। मेन रोड पर तो कुछ भी हो सकता था। देवेश को लाने वाले पड़ोसी रमेश जी बोले थे, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ रमेश, कंकड़ पर पहिया स्लिप हो गया था, बस आप लोग बैठिए, उमा इन सब के लिए चाय बनाओ। देवेश जोर से बोला, मानो उमा कहीं दूर कमरे में बैठी हो। इससे देवेश पर नशे का असर साफ झलक रहा था। नहीं नहीं, हम चलते हैं, आप आराम कीजिए और अपनी उम्र और बीवी बच्चों का ख्याल कीजिए। सारा दिन तो पीते ही हैं, पर हर महीने की तनख्वाह या बोनस वाला दिन इनके लिए जश्न वाला दिन होता है। भाई साहब, उमा ने देवेश की ओर इशारा करते हुए कहा, सुबह ही मैंने इनसे मना किया था कि आज तनख्वाह मिलेगी, स्कूटर से मत जाओ, क्योंकि पीने से तो बाज नहीं आएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए कि हम सारी ज़िंदगी रोने के लिए ही रह जाएं। रमेश जी और चौकीदार चले गए। देवेश बिस्तर पर पसर कर बोला, रोती क्यों हो उमा, कुछ नहीं होगा, अभी जय को डॉक्टर बनाना है, उसकी शादी करनी है, तुम्हारे लिए भी कुछ करना है, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मेरी नौकरी नहीं लगी थी, उस समय तुमने ही मुझे हौसला दिया, मदद की, अपने सारे गहने मेरी ज़रूरतों के लिए एक एक कर बेचती चली गई, वे भी तो बनवाने हैं और मकान का लोन भी। तो यकीन करो अब बिल्कुल नहीं पीऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। इस बार कहते हुए देवेश ने हाथ जोड़ लिए थे। देवेश बड़बड़ाता जा रहा था और उमा अपने आंसुओं को रोकने की चेष्टा कर रही थी। कितने दयनीय लग रहे हैं ये इस समय, जैसे हम सब के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते। सुबह की बात क्या कहूँ, इनसे कुछ कहने का फ़ायदा नहीं, इस समय होश में ही नहीं है तो समझेंगे क्या। हाथ जोड़कर मुझे लज्जित कर रहे हैं, सोचते हुए उमा ने हाथ जोड़ते देवेश के दोनों हाथ अलग कर दिए। उमा से कुछ बोला न गया। फिर उसने खराटे भरते देख देवेश के जूते उतार कर उसके पैरों पर चादर डाल दी और यह सोचते हुए सो गई कि इनसे सुबह ही कुछ बोलूँगी। देवेश रोज की तरह तड़के 5 बजे उठा। रोते रोते उमा को देर रात नींद नहीं आई थी, सो वह गहरी नींद सो रही थी। उमा उठो, मैं दूध लेने जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। देवेश बोला मानो कुछ हुआ ही न हो और दूध लेने चला गया। नींद खुलते ही वह हड़बड़ा कर उठी। देवेश जब दूध लेकर लौटा तब उमा किचन में थी। जय अभी भी सो रहा था। उमा ने कुछ बोलने के लिए यही समय ठीक समझा, सो बोली, जानते हैं कल भी वही हुआ जय और बबन में झगड़ा। आप समझते क्यों नहीं हैं? क्या आपको शोभा देता है इस उम्र में ऐसी वैसी हरकतें करना? मैं रश्मि की बात कर रही हूँ, मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। झूठ मत बोलिए। उमा झल्ला उठी। तुम तो गंभीरता से ले रही हो। कितनी बदनामी हो रही है हमारी। जय की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा भी है आपको। मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो गया है। एक दिन तो मुझे मालती ने फटकारा भी। रमेश जी की बहन शांति ने भी खूब भला बुरा कहा। रामलाल को भी भनक लग गई है।
परसों उन्होंने बिमला को पीटा भी था। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आपने उन सब के साथ बदतमीजी की थी, फिर भी मैं उनसे आपके लिए लड़ पड़ी। रामेश्वर जी ने तो यहाँ तक कह दिया, आप तो इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत हैं कि देवेश बाबू पर तो क्या किसी पर भी कंट्रोल कर सकती हैं। फिर वे क्यों इधर उधर मंडराते हैं? आप उनका ठीक से ख्याल नहीं रखती। उनका नहीं तो हमारा ही ख्याल रखा कीजिए। कहते हुए उमा देवेश पर बरस पड़ी। जानते हैं आप, आपकी हरकतों की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ता है। खून खोल उठता है, मेरा दिल जलता है। कितने अपमानित होते हैं हम। जय पर क्या बीत रही है, कभी सोचा है आपने? यही प्यार है आपका हमारे लिए, यही चिंता हम सब की। अरे उमा, वह तो दिल लगी है। थोड़ा तफरीह के बहाने खुद को जवान महसूस कर लेता हूँ। थोड़ी देर को चिंता मुक्त हो जाता हूँ, फिर काम करने का नया जोश आ जाता है। देवेश ने बेफिक्र होकर कहा, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पता है। जिंदगी ऐसे ही बीतेगी नीरस, सो थोड़ा सा रस घोल लेता हूँ। रस? चारों ओर जो बदनामी हो रही है उसका क्या? ऐसे में हम जय को MBBS क्या पढ़वा पाएंगे? वह PMT में निकल सकेगा तभी न। जिसकी उम्मीद इस माहौल में न के बराबर है, वह कितने तनाव में रहता है। और आप खुद को जवान महसूस करने के लिए शराब पी रहे हैं, सबकी बहू बेटियों को छेड़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सीटी बजाना, आंख मारना, छी, यह सब आपको शोभा देता है? कुछ तो शर्म कीजिए। सस्ते छिछोरे मजाक, घटिया छिंटाकसी, जय के सामने आप क्या आदर्श रख रहे हैं? किसी दिन बबन या किसी और ने हाथ पैर तोड़ दिए तो बैठे रहना। बीते भर का छोकरा उसे, अरे उसकी इतनी हिम्मत, अब चुप भी करो। बड़ा लेक्चर दे डाला। नाश्ता देना है या नहीं? देवेश झुंझला कर बोला, क्या नाश्ता बना रही हो अम्मा? बेसन का हलवा तो नहीं, बहुत खुशबू आ रही है। जय सोकर उठते ही बोला, जय उठ गया तुम? मैं तो नहीं बना रही हलवा। कहते हुए उमा उसके कमरे में चली आई और उसने खिड़की के पर्दे खींचकर एक और खिसका दिए। देख जय, बगल में जो घर खाली था उसमें चहल कदमी हो रही है, वहीं से ही खुशबू आ रही है। लगता है वे लोग रात में ही आ गए, हमें अपनी ही बातों में पता नहीं चला। उमा ने पड़ोस के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। उमा को अभी पता नहीं था कि इन्हीं पड़ोसियों से तो उसकी हर दिन की परेशानी बढ़ने वाली है। सुबह कामवाली बाई ने जब बताया कि तलाकशुदा एक महिला अपनी जवान बेटियों के साथ रहने आई है और उनके साथ महिला के काफ़ी वृद्ध पिता भी हैं, तो उमा को कुछ और नई परेशानियां साफ नज़र आने लगी। फिर तो देवेश का रोज़ एक और घर में आना जाना शुरू हो गया। देवेश उमा के लाख मना करने पर भी किसी न किसी बहाने नए पड़ोसियों के यहाँ चला जाता। तरह तरह की बातें फैलती जा रही थी। मुंह छिपाकर वह कब तक घर में पड़ी रहेगी? लोगों का सामना किसी न किसी तरह से हो ही जाएगा। अपमान के कितने घूंट पिएगी वह नई पड़ोसिन अल्पना चौधरी। किसी दफ्तर में काम करती थी, सो 8 बजे ही उसे जाना पड़ता। ऑफिस काफ़ी दूर था, सो लौटने में उसे 7 बज जाते। दोनों लड़कियां रमा व बीना BA तथा 12वीं की छात्राएं थीं। देवेश अल्पना चौधरी के जाने के काफ़ी देर बाद अपने ऑफिस जाता और जल्दी वापस आ जाता। उसे मटर गश्ती के लिए काफ़ी समय मिल जाता। आते जाते वह उन दोनों से पूछ लेता, कोई ज़रूरत तो नहीं? निसंकोच बताइएगा। शनिवार को देवेश का हाफ डे होता, वह फुल डे बताकर अपना समय रमा और बीना के साथ बिताने लगा। उमा को पहले ही शक था कि फुल डे का तो बहाना है। एक दिन उमा किसी पत्रिका के बहाने अल्पना के घर पहुंच गई। उसका शक सही निकला, देवेश वहीं था। उमा को देखते ही वह रमा और बीना को इतिहास भूगोल का ज्ञान कराने लगा। मैं सब समझती हूँ। उमा ने चुस्त सलवार सूट में खड़ी अल्पना की बड़ी बेटी रमा और मिनी स्कर्ट पहने छोटी बेटी बीना को तीखी नज़रों से देखा। आजकल की लड़कियां भी कम नहीं हैं। उफ तौबा, ऐसे परिधान पर दूसरे की बेटियों से कहा ही क्या जा सकता है? फिर खोट अपने सिक्के में क्या कम है? उमा मन ही मन बड़बड़ा रही थी। उमा को देखकर देवेश और लड़कियां सिटपिटा गई। इन्होंने मुझसे इतिहास भूगोल और गणित की मदद मांगी थी, थोड़ी कमज़ोर हैं। देवेश ने शक पकाते हुए सफाई दी। कभी मौका मिले तो बता दिया करो अंकल। दोनों लड़कियां एक साथ बोली। आज हाफ डे हो गया, सो मैं सीधा इधर ही आ गया। बेचारी बच्चियां
का भला हो जाए। देवेश की झूठी सफाइयों पर उमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और वह बहुत कुछ कह भी सकती थी, मगर खून का घूंट पीकर बिना कुछ बोले ही वह वापस चल दी। पर वह मकान की आड़ में खड़ी हो गई। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, फिर ज़रूरत हो तो पूछ लेना, कहकर हंसते हुए देवेश भी उमा के जाते ही लौट पड़ा। जैसे ही देवेश उनके घर से थोड़ा आगे पहुँचा, आड़ में खड़ी उमा फुर्ती से उनके घर में दाखिल हो गई। जब अल्पना चौधरी वापस आई तो किसी अपरिचित महिला को उसने अपना इंतज़ार करते पाया। मैं पड़ोस में रहती हूँ, मेरा नाम उमा है, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। उमा ने जब सारी स्थिति उसे बताई तो अल्पना का चेहरा तमतमा गया। उसने अपनी लड़कियों को बुलाया और जी भर कर डांटा, मम्मी हम क्या करें, अंकल ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं। बड़ी लड़की रमा बोली, खबरदार जो मेरे पीछे किसी अनजाने व्यक्ति के लिए दरवाज़ा खोला, जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिल जाता तुम दोनों अकेले बाहर नहीं निकलोगी। अल्पना चौधरी ने अपना निर्णय सुनाया। और धन्यवाद उमा बहन, आपने हमें आगाह कर दिया, मगर देवेश जी को भी अच्छी तरह समझा दीजिए, ऐसा ही करेंगे तो पुलिस थाने के चक्कर में आ जाएंगे। कहते हुए उसने उमा को नसीहत दी। उमा माफ़ी मांगकर वापस आ गई। 2-3 दिनों बाद ही वह घर फिर से खाली हो गया। देवेश परेशान था कि वे लोग इतनी जल्दी कैसे चले गए। उसे मालूम नहीं चल पाया कि यह सब उमा की कारस्तानी है, पर वे लोग ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। देवेश ने जल्दी ही पता कर लिया और फिर वही चक्कर चलने लगा। न तो वे लड़कियां मानती और न ही देवेश बाज आता। उमा ने बहुत समझाया, झगड़ा किया, पर देवेश की बुद्धि पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। उसे अपनी भूल का तनिक भी एहसास न होता। इसी बीच जय पीएमटी में पास हो गया और उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो गया। वह छात्रावास चला गया। उमा इस बात से खुश थी कि चलो एक चिंता तो दूर हुई, मगर देवेश अपनी मनमानी करता रहता। अब तो उन्हें जय की मौजूदगी का भी डर नहीं था, सो दोनों में खूब झगड़ा होता। उमा तंग होकर कहती कि ऐसा ही चलता रहा तो वह घर छोड़कर विजय के पास मुंबई या अजय के पास कश्मीर चली जाएगी, फिर रहें अकेले, खूब पिएं और मस्ती करें। यही सोचकर उमा ने पहले अपने बड़े बेटे विजय को चिट्ठी लिखी। विजय ने जवाब में लिखा, अम्मा तुम्हें पता है कि मुंबई का घर कितना छोटा है, उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में आए गए को बैठाना। ऐसे में किसी को हमेशा के लिए कैसे रखा जा सकता है। पत्र में लिखा किसी शब्द पढ़कर उमा की आंखों में आंसू आ गए। विजय ने आगे लिखा था, पापा को समझाओ, झगड़ा मत करो और वहीं रहो। हम छुट्टियों में आ रहे हैं, तब हम भी पापा को समझाएंगे। मुझे मालूम है तुम बहू का गुलाम है, उसकी मर्जी नहीं होगी तो कैसे रखेगा। कोई बात नहीं, अजय तो मुझे बड़े प्यार से ले जाएगा, बहुत प्यार करता है मुझे। उमा बड़बड़ाती जा रही थी। दूसरे दिन अजय का भी जवाब आ गया। उसने तो साफ ही मना कर दिया, अम्मा यहाँ मिलिट्री एरिया में भी हम लोग डरे डरे से रहते हैं, तो तुम्हें कहाँ रखूँगा। हाँ हाँ, 150 साल जिंदा रहूँगी। बिना पढ़ी लिखी माँ का बोझ जाने कब तक उठाना पड़े, बैठा कर कब तक खिलाएगा। मैं ही मूर्ख थी जो तुम सबको बैठा कर खिलाया और बाद में नौकरानी की तरह बचा हुआ खाया। क्या मैं तेरे पास आकर तेरा हाथ न बटाती। कभी देखा है अम्मा को खाली पड़े पड़े सोते। उमा मन ही मन बड़बड़ाते हुए रोए जा रही थी। देवेश ने उमा को रोते देख उसके हाथ से खत लिया और पढ़कर बोला, जा रही हो न अपने लाडलों के पास। उमा कुछ न बोली। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने छोटे भाई रवि के पास चली जाएगी। वहाँ बाबूजी का घर भी है और खेती बाड़ी भी, वहीं वकालत भी उसकी अच्छी चल रही है, उसे वहाँ कोई परेशानी न होगी। यही सोचकर उमा एक दिन देवेश को बिना बताए सूटकेस लेकर रवि के घर पहुँच गई। अरे दीदी, तुम अचानक और अकेले, जीजाजी कहाँ हैं? कहते हुए रवि ने नौकर रामू को आवाज़ दी। रवि उमा को गेट पर ही मिल गया था। वह पैसे वाली किसी पार्टी को छोड़ने बाहर तक आया था। उनकी गाड़ी उमा के रुकते रिक्शे की बगल से गुजरी थी। अंदर पहुंचकर रवि ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था, जिससे कोई बाहर न सुने। उसका रवैया देख उमा कुछ समझ न पाई थी, पर इस तरह उमा को अचानक अकेला आए देख रवि सब समझ गया था। इसलिए वह बोला, दीदी ध्यान तो रखना ही पड़ता है,
छाया के माता पिता भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। बोलो दीदी, क्या हुआ? उमा ने रोते रोते सारी बातें बताई। दीदी, अब बहुत हो गया, इस उम्र में यह सब अच्छा नहीं लगता। जीजाजी को समझाओ न, कलह मत किया करो। अलग होने की यह कोई उम्र है भला? मैं यहाँ लोगों से क्या कहूँगा? यहाँ मेरा नाम, इज्जत है। लोग पूछेंगे कि क्यों चली आई, तो मैं क्या जवाब दूँगा? अब जो भी है अपनी ज़िंदगी समझ। ठीक है, यहाँ अपना बड़ा घर है, पैसे की कोई कमी नहीं, और तुम भी रह लोगी, पर सोचो क्या तुम खुश रह पाओगी? जय का भी तो सोचो, 2 बच्चे तुम्हारे सेटल हो गए हैं, जय को भी सेटल कर दो। क्या उसके प्रति तुम्हारा दायित्व खत्म हो गया? जिंदगी तो समझौते का नाम है, कुछ न कुछ अच्छा बुरा तो सबके साथ लगा ही रहता है। उधर देवेश के रंगीन मिजाज का भूत उतर चुका था। बबन ने मोहल्ले के 8-10 लड़कों के साथ मिलकर उसको अच्छी तरह पीट दिया था। उसके बाएं हाथ की हड्डी उतर गई थी, पैर टूट गया था, चेहरा भी सूज गया था, जगह जगह नीले निशान पड़ गए थे। उन सब ने देवेश को हॉकी डंडों से खूब मारा था, जिससे उसे अंदरूनी चोटें भी आई थी। दर्द इतना था कि वह बिलबिला उठा, पर उसकी मदद को आता कौन? उसकी बदनामी जो चारों ओर फैली हुई थी, नेक बीबी और होशियार बच्चों से ही तो उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी। काम वाली बाई ने भी उस रंगीले को अकेला देखा आना छोड़ दिया था। घर की उसकी हालत देखने लायक थी। ऐसे में उमा उसे बहुत याद आई। क्यों मैंने झगड़ा किया, क्यों उसे जाने का ताना दिया? आज ऐसी हालत में मैं एक गिलास पानी को तरस रहा हूँ, जबकि उमा ने मुझे सही हालत में भी कभी खुद पानी लेने नहीं दिया। एक पैर पर खड़ी वही तो सेवा करती थी, मैंने उसकी कदर नहीं की, उसी का फल है। सोचकर वह रो दिया। बुझे मन से उमा अपने भाई रवि के साथ वापस लौट आई। रवि ने सूटकेस नीचे रखा तो उमा घर की दूसरी चाबियां टटोल रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुला देखकर वह बुरी तरह चौंक गई। दरवाज़ा तो खुला है, आज तो छुट्टी भी नहीं, दफ्तर नहीं गए शायद, स्कूटर भी खड़ा है, लगता है वह सब घर पर भी शुरू हो गया है। कितना मजाक बनाएगा देवेश, बड़बड़ा गई थी। भाई के यहाँ मुझे मालूम था, और कहाँ जाएगी? तभी मैंने कोई खबर नहीं ली। सोचती हुई उमा रवि के साथ अंदर हो ली। कमरे के अंदर से कहराने और पानी पानी कहने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर पहुंची तो देवेश की हालत देखकर वह कांप गई। कब हुआ यह सब? सोचती हुई वह दौड़कर किचन में गई। फ्रिज खोला तो उसमें एक भी बोतल नहीं मिली, घड़ा भी खाली था। उसने नल खोला कि शायद पानी आ रहा हो। शुक्र है नल में पानी है, कहते हुए वह दौड़कर पानी ले आई। रवि की मदद से उसने देवेश को उठाकर पानी पिलाया। यह सब क्या हुआ जीजाजी? रवि आश्चर्य में था। स्कूटर फिसल गया था। देवेश ने एक एक शब्द रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से कहा। उमा जानती थी फिसला कौन था, पर भाई के सामने वह कुछ न बोली। मुझे माफ़ कर दो उमा, मैंने तुम्हें। देवेश अपनी बात पूरी करता तभी उमा बोल पड़ी। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मानो बोलने का दर्द उमा खुद महसूस कर रही थी। रवि चला गया। उसके जाते ही उमा ने पूछा, वही बबन ने? देवेश ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने तुम्हें नाक सजाने दिया, तुम्हारा मजाक बनाया, मुझे कितनी तकलीफ़ हुई यह मैं ही जानता हूँ। देवेश ने इशारे से ही सारी बातें समझाने की कोशिश की थी। मैंने भी महसूस किया, मुझे भी यूँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। असली हक तो तुम्हीं पर है, तुम्हारे घर पर। संघर्ष से मैं ही घबरा गई थी। संघर्ष ही तो जीवन है, कभी तो सफलता मिलेगी ही। सब कुछ कहना चाहते हुए भी उमा कुछ न बोल सकी थी। केवल देवेश के बहते आंसुओं को उसने अपने हाथों से पोंछ दिया था।